now and press the bell icon. Never miss an update. इट्स वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्याम सर गुरुकुल एकेडमी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं एक और नई वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अधिकतर बच्चों को क्या होता है कि जो नोटिफिकेशंस आते हैं उनके बारे में जानकारी नहीं रहती है, कब एग्ज़ाम फॉर्म आते हैं, कब एग्ज़ाम फॉर्म आपके लास्ट डेट निकल जाती है। इन सारी जानकारी इसके बारे में बहुत सारे बच्चों को बहुत बार कन्फ्यूजन रहता है। दैट्स वाई हम लोग गुरुकुल एकेडमी हर बार ये ट्राई कर रहा है कि आपको जो भी वैकेंसीज आए उनके बारे में बराबर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। प्लस हमारे ऑनलाइन क्लासेज जो चल रही है आप उसके माध्यम से भी आप कुछ सीखिएगा, आपको एग्ज़ाम क्रैक करिए, इट्स बेटर फॉर यू, आप आपका फ्यूचर बनाएं। तो देखिए आज मैं इसी सीरीज़ में एक और नई वैकेंसीज के बारे में बात करने चाह रहा हूँ और वो जो वैकेंसीज है वो है आपकी डिफेंस में। तो डिफेंस में इस बार पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल से जानेंगे कि वैकेंसीज में क्या एक्चुअल में पूछा गया है, ठीक है, किस क्या एज क्राइटेरिया, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा गया है इसमें, और कब से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और क्या लास्ट डेट रहेगी, क्या एग्जाम की फीस रहेगी एंड सो ऑन। बहुत सारी बातें हम लोग एक एक चीज़ के ऊपर, सिलेबस एंड एग्जाम एंड सो ऑन, फिजिकल फिटनेस, इन सारी बातों के बारे में हम लोग बात करेंगे आज इस वैकेंसीज के बारे में। तो पहले मैं आपको यहाँ पे से बता देता हूँ कि जो वैकेंसीज जो निकाली गई है वो सीआरपीएफ की तरफ से वैकेंसीज आई है और ये जो वैकेंसीज है ये आपकी इस लास्ट मंथ में मीन्स जुलाई में आपके इसका जो नोटिफिकेशन आ गया था। पर बहुत सारे बच्चों का ये इसमें डाउट था कि सर इस वैकेंसीज के बारे में पूरी हम लोग को इन्फॉर्मेशन है, दैट्स वाई मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको उस इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुँचाया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये बात करते थे ये जो वैकेंसीज है ये क्या है आपकी यहाँ पे से सीआरपीएफ की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई है, ठीक है। सबसे पहली बात तो जो है हम लोग यहाँ पे क्लियर कर देते कि ये जो वैकेंसीज है सीआरपीएफ की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई। अब देखिए क्या है आपका यहाँ पे कि जो एग्जाम आपका यहाँ पे जो दिया गया है, क्या सर थोड़ा सा ऊपर स्लॉट किया जाए बच्चों को ताकि दिख जाए, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि इसमें क्या दिया गया है कि सबसे पहली जो बात है हम लोग यहाँ पे कि इसके एग्जाम फॉर्म जो है कब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पहली जो बात होती है हर एक बच्चों को ये डेट आपको क्लियर हो जाना चाहिए भाई कि एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट हो रही थी। तो देखो अगर एग्जाम फॉर्म के हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो एग्जाम फॉर्म जो है आपके यहाँ से 20/7/2020 से स्टार्ट हो चुके हैं। आज 2 तारीख के 2 अगस्त है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आज से लगभग 20 तारीख मतलब दैट मीन्स 12 दिन पहले इसके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हुए। और लास्ट डेट की अगर हम लोग बात करें इसकी तो लास्ट डेट जो दे रखी है आपको 31/8/2020 मतलब कि ये जो आपका अगस्त माह है इसकी लास्ट 31st डेट जो रहेगी उस दिन आपका इसका लास्ट डेट रहेगा एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने का, ठीक। अब देखिए रिटर्न एग्जामिनेशन डेट की क्या डेट रखी है आपको यहाँ पे तारीख। अगर हम रिटर्न की बात करते हैं इसका कि एग्जाम कब होगा आपका यहाँ पे तो वो होगा आपका 20/12/2020 को, 20/12/2020 को इसका रिटर्न एग्जामिनेशन रखा गया है। अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट में कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है और आपका यहाँ पे किसके लिए, मेल या फीमेल के लिए, तो वो चीज़ हम लोग पूरा आपका यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए पहली बात हम लोग यहाँ पे कर देते कि सीआरपीएफ में इस बार जो वैकेंसीज आई है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए। और यहाँ पे जो दिया गया आपको बी और सी ग्रेड, सी आपका ग्रुप के लिए ये जो वैकेंसीज निकाली गई। प्लस देखिए इसमें एक और जो चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ के लिए टोटल वैकेंसीज की बात हो गई। तो पैरामेडिकल स्टाफ में अब टोटल जो है हमारे पास यहाँ पे हर एक आपका वैकेंसीज जो है उसके लिए अलग अलग कैटेगरीज में या अलग अलग आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्लस एज रखा गया। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा और फटाफट हम लोग यहाँ पर वैकेंसीज के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहली जो वैकेंसीज हम लोग को दिखाई गई है यहाँ पर वो वैकेंसीज के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर दिया गया और वो भी किसमें आपका डाइटिशियन में। तो इंस्पेक्टर जो है वो डाइटिशियन में आपका यहाँ पे जो वैकेंसी सबसे फर्स्ट में इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो इंस्पेक्टर की सबसे फर्स्ट में वैकेंसीज दे रखी है और इस वैकेंसीज के लिए आपको यहाँ पे डाइटिशियन है। टोटल पोस्ट की बात करें तो एक है यहाँ पे और बीएससी आपका होम साइंस या होम इकोनॉमिक्स का आपका यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा है। मैक्सिमम एज की जो बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पर कितना दे रखा है आपका 30 साल मैक्सिमम एज दे रखी है और कुछ कैटेगरीज के लिए क्या है आपका 5 साल तक का रिलैक्सेशन भी दिया गया है इसमें। वो हम लोग बाद में देखेंगे किस कैटेगरीज के क्या रिलैक्सेशन। सेकंड पोस्ट की अगर हम लोग बात करें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है जिसमें टोटल आपका 81 पोस्ट जनरल कैटेगरीज के लिए और बाकी कैटेगरीज के लिए कुछ और पोस्ट है। तो टोटल मिला के 175 पोस्ट है। आपका यहाँ पे 12th पास होना इसके लिए जरूरी है, ठीक। साथ में आपको दिया गया कि आपकी जो एज है वो 30 ईयर्स से नीचे होनी चाहिए। दैट मीन टोटल जो आपका यहाँ पे से एज है, एज कैलकुलेशन जो दिया गया आपका यहाँ पे वो 30 साल से आपका यहाँ पे कम होना चाहिए। अब नेक्स्ट की बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पर तो नेक्स्ट में देखिए क्या दिया गया आपको टोटल
कि भाई अगर हम लोग नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो इसमें दिया गया आपको, देखिए टोटल हमारे पास क्या है, आपकी अलग अलग पोस्ट जो दे रखी है उनके बारे में अलग अलग आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन से प्लस आपकी अलग अलग एज है। अब नेक्स्ट वाली जो पोस्ट है आपकी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जिसमें आपको रेडियोग्राफर, टोटल हम लोग पैरामेडिकल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, पैरामेडिकल स्टाफ में। तो इसके लिए टोटल आपकी पोस्ट दे रखी है 8, और आपके यहाँ पे इंटरमीडिएट और 10+2 होना चाहिए विद साइंस स्ट्रीम के साथ में। देखिए इसमें भी एज का जो क्राइटेरिया रखा गया वो कितना आपका 30 साल का एज का क्राइटेरिया है। आगे अगर हम लोग बात करें इसी में, तो नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे दे रखा है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और ये जो चौथी पोस्ट है ये है आपकी फार्मासिस्ट की पोस्ट। टोटल जो आपको यहाँ पे दे रखा है 84 पोस्ट दे रखी है इसमें, और 84 पोस्ट के साथ में आपको यहाँ पे 12th पास होना जरूरी है। साथ में आपकी जो एज होगी वो कितना है आपका 20 से 25 साल की आपकी एज रखी गई है, ठीक। तो जो एज का जो आपका यहाँ पे क्राइटेरिया कि 20 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। 5 साल का जो आपका यहाँ पे इसमें क्या रिलैक्सेशन है, और किन के लिए, कुछ कैटेगरीज के लिए। अब देखो नेक्स्ट वाली और बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट में क्या दिया गया आपको। अगर टोटल हम नेक्स्ट की पोस्ट की बात करें तो वो दे रखा है आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, और वो है आपका फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। तो देखिए ये 5वीं पोस्ट दे रखी है आपको, और 5वीं पोस्ट जो है आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। टोटल आपकी यहाँ पे 5 पोस्ट दे रखी है। अब इसमें क्या दे रखा है आपका, इंटरमीडिएट दे रखा है या फिर आपका 10+2 होना चाहिए विद साइंस एज अ सब्जेक्ट। अगेन एज की बात करेंगे तो 20 से 25 साल दे रखी है इसमें। अब नेक्स्ट वाली 6ठी पोस्ट हम लोग को यहाँ पे दे रखी है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन। टोटल 4 पोस्ट दे रखी है इसमें। मैट्रिकुलेशन होना चाहिए विद साइंस स्ट्रीम के साथ। एज अगर हम लोग बात करें 20 से 25 साल है आपकी, तो जो लोग की एज 20 से 25 साल है वो इस फॉर्म को आपको फिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट वाली जो हमारी यहाँ पे पोस्ट दे रखी है उस पोस्ट की और बात करते हैं। देखिए तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखा है। तो हम नेक्स्ट में देखते हैं क्या आपकी पोस्ट और देखें। देखिए नेक्स्ट वाली आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, टोटल 64 पोस्ट दे रखी है इसमें। मैट्रिकुलेशन विद साइंस स्ट्रीम के साथ होना चाहिए। आपकी अगेन एज 20 से 25 साल होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट में हम लोग कौन कौन सी पोस्ट और देखिए, सारी पोस्ट के बारे में हम लोग एक एक पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे भाई आपका यहाँ पे कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, वो तो हम लोग देख चुके हैं। अच्छा सिलेबस क्या रहेगा वो भी हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। देखिए नेक्स्ट वाला आपका यहाँ पे जो दे रखा है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक की, एक वैकेंसीज निकली गई है। मैट्रिकुलेशन विद साइंस होना चाहिए, साथ में आपका 20 से 25 साल की आपकी एज होनी चाहिए, ठीक। कुछ आपका कैटेगरीज के रिलैक्सेशन से वो हम लोग नेक्स्ट रिलैक्सेशन वाले चार्ट में देख लेंगे। नेक्स्ट वाली वैकेंसीज की बात करते हैं तो वो है आपका हेड कांस्टेबल, और हेड कांस्टेबल टोटल 88 आपकी पोस्ट दे रखी है। 12th पास होना चाहिए या फिर आपका इसी के इक्विवेलेंट किसी और यूनिवर्सिटी से आपका यहाँ पे सेम सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगेन एज की बात करेंगे तो 18 से 25 साल आपकी एज हो जाएगी। 10th वाली जो वैकेंसीज है वो है आपकी हेड कांस्टेबल, ANM और मिडवाइफ की। टोटल 3 पोस्ट दे रखी है। 3 पोस्ट जो है हमारे पास में यहाँ पे 12th पास आपका होना चाहिए। इसके लिए 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। अगली वैकेंसी की तरफ आते हैं तो अगली वैकेंसी नेक्स्ट में दे रखी है आपकी हेड कांस्टेबल की वैकेंसी, जिसमें अगेन आपका डायलिसिस टेक्नीशियन की बात हो रही है। तो टोटल 8 पोस्ट दे रखी है देखिए इसमें भी। और टोटल अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो फिर से अगर आपका 8 पोस्ट है इसमें टोटल है। 12th पास होना जरूरी है, साथ में आपका एज जो दे रखा है 18 से 25 साल की आपकी एज होनी चाहिए। कुछ कैटेगरीज के लिए यहाँ पर क्या रिलैक्सेशन दिया गया एज में, ठीक। 11 पोस्ट हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट अगर 12वीं पोस्ट की बात करते हैं, अगेन हेड कांस्टेबल है आपका यहाँ पे जूनियर एक्सरे असिस्टेंट। टोटल पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। टोटल 84 पोस्ट दे रखी है आपको यहाँ पे। मैट्रिकुलेशन विद साइंस स्ट्रीम आपका होना चाहिए, साथ में आपकी एज जो है 20 से 25 साल की यहाँ पे बात की गई है। अगली वाली एज के बारे में अगर हम अगली वाली वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं, वो भी हेड कांस्टेबल है लेबोरेटरी असिस्टेंट। टोटल 5 पोस्ट दे रखी है। मैट्रिकुलेशन विद साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। एज आपकी 20 से 25 साल है। तो मैक्सिमम अगर हम लोग अधिकतर पोस्ट में देखते हैं तो क्या है आपकी एज जो क्राइटेरिया है वो क्या है 20 से 25 साल रखा गया है, ठीक, कुछ पोस्ट को छोड़ के। अच्छा नेक्स्ट वाली वैकेंसी की बात करें तो हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज अगेन इलेक्ट्रिशियन में एक पोस्ट है आपके यहाँ पे। मैट्रिकुलेशन होना चाहिए 20 से 25 साल की इसमें एज दे रखी है, ठीक। अगेन हेड कांस्टेबल है आपका यहाँ पे स्टेवार्ड, जिसमें 3 वैकेंसी से और मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए आपका। 18 से 23 साल इसमें एज दे रखी है। देखिए उनमें आपका 18 से 25 साल था, इसमें 18 से 23 साल है। नेक्स्ट में आपका यहाँ पे कांस्टेबल है आपका यहाँ पे मेलाइची, इसमें टोटल आपकी 4 वैकेंसीज दे रखी है और आपका यहाँ पे अगेन मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए आप, ठीक है। 18 से 23 साल इसमें एज रखी गई है। कांस्टेबल कुक के लिए आपकी यहाँ से वैकेंसी जो है ये 116 वैकेंसीज है। सबसे बेस्ट चीज यहाँ पर है कि कांस्टेबल जो कुक में है इस बार वैकेंसीज काफी ज्यादा दे रखी है। 116 वैकेंसीज दे रखी है। अगर हर एक कैटेगरीज की टोटल करें तो कितनी दे रखी है 116, और हर बार कुक्स में इतनी वैकेंसीज आती नहीं थी।
अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो दे रखा है वो कितना है आपका, मैट्रिकुलेशन दे रखा है आपका यहाँ पे, और एज जो दे रखी है वो कितनी है आपकी 18 से 23 साल है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा पूछ रहे थे इसमें कि आपको यहाँ पे कुक का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं, तो इसके लिए मैं आपको एक ही बात कहता हूँ कि आपको यहाँ पे 1 ईयर का कुक का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है आप जब कुक का फॉर्म डालते हैं। तो पहली चीज़ आपको यहाँ पे कुक का 1 ईयर का मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, ठीक है, ये यहाँ पे कंपलसरी है। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे दे रखा है कांस्टेबल में अगेन सफाई कर्मचारी, टोटल 121 पोस्ट है। अब टोटल 121 पोस्ट हो रही है, मैट्रिकुलेशन 10th पास होने चाहिए, 18 से 23 साल आपकी यहाँ पे एज होना चाहिए। देखिए ये तो हम लोग क्या बात करें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्लस आपका यहाँ पे एज के बारे में। अभी एग्जाम जो होना है वो अलग बात है। कांस्टेबल नेक्स्ट में आपका धोबी या वाशरमैन के लिए जो पोस्ट रहेगी टोटल 5 पोस्ट है, 10th पास होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन 18 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए। अब इसमें देखिए आपको ये दिया गया है आपको साथ में कि आपका 1 साल से कम का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए और आप मेडिकली फिट होने चाहिए इसमें। इसके पहले अगर सफाई कर्मचारी की हम लोग बात करें तो उसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज का आपको और हिंदी और इंग्लिश का आपको लिखना और बोलना आना चाहिए, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे क्या है, इसके लिए थोड़ा सा एक क्राइटेरिया रखा गया है। देखो अगली वाली वैकेंसीज की बात करें हम लोग तो कांस्टेबल है आपका WC, ठीक है। अगेन 3 पोस्ट है, इसमें मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट होना चाहिए आपका यहाँ पे। साथ में आपको दिया गया 18 से 23 साल क्या होनी चाहिए आपकी यहाँ पर एज होनी चाहिए। कांस्टेबल अगेन टेबल बॉय जो है एक वैकेंसी से। मैट्रिकुलेशन की बात करें मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए 10th पास, सीधी सी बात है 18 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए। अब आ जाते हैं वेटनरी के ऊपर। वेटनरी में हम लोग सबसे पहला दे रखी है वैकेंसी हेड कांस्टेबल है आपको, वेटनरी की 3 पोस्ट दे रखी है। 10+2 आपका होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका यहाँ पे साथ में इसके लिए इसेंशियल है। अच्छा अगर एज की बात करें तो 18 से 25 साल वाले जो है वो सारे आपके यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आपके यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अच्छा कुछ आपके यहाँ पर इसमें कुछ कैटेगरीज को रिलैक्सेशन भी दिया गया अप टू आपका अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में है आप सर्वेंट है तो आपको 40 ईयर्स का क्या है इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन है, ठीक है। ये किनके लिए, जिनके पेरेंट्स क्या है आपके गवर्नमेंट जॉब में और वो भी CRP पे किसी भी आपके डिफेंस सर्विसेज में है तो। अच्छा नेक्स्ट वाली हम लोग बात करते हैं हेड कांस्टेबल अगेन किसमें, लैब टेक्नीशियन, टोटल 1 पोस्ट की बात हो रही है। 10+2 आपका साइंस स्ट्रीम के साथ होना चाहिए, ठीक है। 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट वाली वैकेंसीज फिर से अगर हम लोग देखते हैं तो अब देखिए लैब टेक्नीशियन में आपको 1 साल का कम से कम अनुभव या आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ये कंपलसरी। हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर की बात करें तो इसमें आपका 10+2 होना चाहिए। साथ में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है आपको एक्सपीरियंस, तो मिनिमम 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, 18 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। सॉरी 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। तो ये जो कैटेगरीज थी आपकी यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट आपकी पोस्ट थी, इनके लिए हम लोगों ने अभी क्या देखा हुआ, केवल आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और प्लस आपको क्या मिनिमम आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड वो हम लोगों ने देखा है। साथ में हम लोगों ने ये देखा कि आपका एज क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं, देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट पेज में क्या दिया गया आपको, देखिए अब यहाँ पे कुछ जो है आपका यहाँ पे इनके लिए डिफरेंट कोड दिया गया है। वो कोड किस लिए, जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे तो आप कुछ कोड की रिक्वायर्ड रहेगी तो वो आप यहाँ पे इस टेबल से आप कोड को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि देखिए आपको पहली कंडीशन कि आप इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे एज का क्राइटेरिया की जो बात कर रहे हैं आपका, तो उसमें क्या है कुछ जो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन है उसकी बात और कर लेते। देखिए SC ST वालों को 5 साल का इसमें क्या रिलैक्सेशन से, OBC वालों को 3 साल का, आपका एक्स सर्विसमैन है आपका अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल से है तो उनको 3 साल का आपका यहाँ पे क्या है इसमें 3 साल का आपका रिलैक्सेशन दिया गया, ठीक है। अगर 4C ग्रुप की बात करें तो टोटल हमारे पास 40 साल तक आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और कैटेगरी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है तो उनको 43 साल तक का आपका सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय SC ST के पहले OBC वाले थे, अगर SC ST की बात करें 45 साल आपका यहाँ पे वहाँ तक आप वैकेंसीज में फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया रिलैक्सेशन की बात। आपका कश्मीर के अगर आप हैं यहाँ पे कश्मीर के अगर आप निवासी है तो 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का अलग अलग कैटेगरीज के अनुसार आपको क्या रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली। आपका यहाँ पे नेक्स्ट में क्या दिया गया देखिए, ओके नेक्स्ट में देखते हैं। अच्छा अभी सिलेबस की बात और करेंगे, थोड़ा सा हम लोग फिजिकल की बात और कर लेंगे भाई क्या है। देखिए फिजिकल में क्या क्या पूछा गया है इसमें, ठीक। देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं हम लोग। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में ये दिया गया कि हर एक पोस्ट के लिए आपको फिजिकली फिट होना जरूरी है, पहली चीज तो हमारी यहाँ पर है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे फिजिकल की बात करता हूँ तो फिजिकली फिट में आपको दे रखा है कि आपकी जो हाइट होनी चाहिए। देखिए हाइट की अगर यहाँ पे बात करें तो पहला दे रखा आपका यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए EWS SC और OBC वालों के लिए। तो अगर हाइट की बात करें तो मेल मेंबर के लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्लियर है।
अगर फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये सारी पोस्ट के ऊपर क्या है आपका एप्लीकेबल है। और चेस्ट की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, तो मेल मेंबर जो है उनका जो आपका चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए और मिनिमम एक्सपांसन आपका 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपांसन होना जरूरी है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए यह क्या है आपका एप्लीकेबल नहीं है। ये हम लोग को यहाँ पे खास ध्यान रखना है। अब देखिए अगर मैं हाइट की बात करूँ तो यहाँ पर हाइट का भी क्या है आपको रिलैक्सेशन है। कुछ कैटेगरीज के लिए यहाँ पर हाइट का रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ठीक, अब कैटेगरी नहीं कहेंगे, कुछ स्टेट के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या है आपका हाइट का रिलैक्सेशन दिया गया, तो वो और देख लेते हैं भैया कि हाइट का रिलैक्सेशन क्या है आपका। मेल और फीमेल के लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया गया आपको। ठीक है, देखिए अगर मेल और फीमेल के लिए रिलैक्सेशन की बात करें हम लोग तो यहाँ पर नेक्स्ट में दिया गया है। देखिए इट्स वेरी गुड फॉर वैकेंसीज फॉर यू। ठीक है, आप जितना अच्छा कर सकते हो इसमें आप परफॉर्म करो, आप एक अच्छी पोस्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, इसके लिए मेरा ये कहना है कि आप थोड़ा सा तैयारी करो। तो सारे लोगों से मेरा यही है कि आप अगर फिजिकली फिट है तो आप सीआरपीएफ के लिए, आप पैरामेडिकल स्टाफ में आप थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाएं और आगे आप वैकेंसीज के लिए क्या करें, तैयारी करें। चलो देखो, अब रिलैक्सेशन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो देखो आपको दिया गया शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आपका क्या है 162.5 सेंटीमीटर अगर मेल मेंबर की हाइट है तब भी चल जाएगा, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर कही गई है। क्लियर। अब देखो कुछ और स्टेट ऐसी है जिनके लिए यहाँ पर जैसे कि गढ़वाली, कुमानी, गोरखा, ये सारी कोई मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, क्योंकि इन स्टेट में क्या होती है व्यक्ति की हाइट जो होती है थोड़ी सी कम होती है, तो इन स्टेट वालों के लिए 165 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट रखी गई है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, ये सारे लोगों को ओके। तो आगे बढ़ते देखो नेक्स्ट में क्या दिया गया है। तो ये रिलैक्सेशन जो है उन स्टेट वालों के लिए जहाँ पर क्या है आपका यहाँ पे से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी यहाँ पर डिक्लेयर किया गया कि इन स्टेट में क्या होती है हाइट क्या होती है थोड़ी कम होती है। अच्छा, चेस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स से उनके लिए 76 से 81 जो आपका सेंटीमीटर होना चाहिए क्या आपका मेल मेंबर के लिए, फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल है आपका यहाँ पे। और कुछ और जो आपका यहाँ पे स्टेट है उनके लिए आपका 78 से 83 जो आप नोटिफिकेशन में ऑलरेडी दिया गया वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया आपका यहाँ पे। अच्छा, वेट की अगर हम लोग बात करें तो वेट क्या होना चाहिए आपका यहाँ पे। वेट की अगर बात करें तो मेल और फीमेल के लिए क्या उनकी हाइट और एज के अकॉर्डिंग पैरामेडिकल या मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार उनका वेट होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है उसमें क्या दिया गया आपका यहाँ पे इन सारी पोस्ट के लिए, ये जो दिया गया ये सारी A to Z पोस्ट के लिए, सभी पोस्ट के लिए रखा गया है आपका यहाँ पे कॉमन है। तो कॉमन क्या दिया गया देखो आपको, मेल और फीमेल दोनों के लिए हम लोग यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। सर थोड़ा सा ऊपर किया जाए। अच्छा देखिए अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो देखिए अगर मैं यहाँ पे टेस्ट की बात करूँ फिजिकली के लिए तो आपको पहला दे रखा है यहाँ पे रेस मतलब रनिंग है आपकी। यहाँ पे रनिंग कितनी दे रखी है आपको, 1 माइल रेस है। 1 माइल की जो रेस है आपकी यहाँ पर वो आपको कितने में आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी है, तो 1 माइल की जो रेस है आपको 7 मिनट 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी है। ये किसके लिए बात हो रही है आपकी यहाँ पे, मेल मेंबर की। अगर वहीं पे हम लोग बात करें फीमेल मेंबर के लिए तो 800 मीटर की रेस है और आपको 6 मिनट में कंप्लीट करनी है। तो 800 मीटर 6 मिनट काफ़ी समय होता है। 800 मीटर की जो रेस है उसको 6 मिनट में पार करना, अगर आप धीरे धीरे चलते हैं तो आप ऑटोमेटिक कवर कर जाएंगे। इट्स नॉट वेरी हार्ड फॉर यू। ओके चलो तो नेक्स्ट में देखते हैं। देखो अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप आपका कितना है, मेल मेंबर के लिए अगर बात की जाए तो ये 10 फीट दे रखी है और 3 चांस आपको दिए जाएंगे। तो मिनिमम आपको यहाँ पे 10 फीट कूदना है, ये मेल मेंबर के लिए। अगर फीमेल की बात करें हम लोग तो गर्ल्स के लिए कितना दे रखा, आपको 6 फीट आपको कूदना है लॉन्ग जंप, 3 चांसेस आपको दिए जाएंगे। पर देखो दोनों के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपको रनिंग क्लियर करनी पड़ेगी। अगर आप रनिंग क्वालिफाई हैं तो आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए नेक्स्ट लेवल पे बुलाया जाएगा। क्लियर है सारे लोगों को। देखो अब आगे एक और बात करते हैं, हाई जंप के बारे में बात करी गई है। तो हाई जंप में ये दिया गया कि जो मेल मेंबर है उनके लिए 3 फीट रखी गई है और 3 चांस उनको दिए जाएंगे। अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो 2.5 आपको यहाँ पे फिट रखी गई है, मतलब 2.5 फीट आपको यहाँ पे ऊंचाई रखी गई। किसके लिए, गर्ल्स के लिए 3 चांस रखे जाएंगे। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है, सीधी सी बात अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे कोई ये नहीं कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आप निकल सकते हो। आई थिंक क्लियर है सारे लोगों को। चलो देखो नेक्स्ट में और देख लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड क्या दिया गया आपका यहाँ पे। देखो ये जो है आपका यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड कुछ आपका यहाँ पे कैटेगरीज के लिए क्या है एक कॉमन कर दिया गया, पर फिर भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखो आगे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो नेक्स्ट में अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सर थोड़ा सा पेज ऊपर किया जाए। देखो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो दिया गया देखो फिजिकल स्टैंडर्ड आपको कांस्टेबल, मलाइसी, कुक, सफाई कर्मचारी, वॉशरमैन, टेबल बॉय, वाटर कैरियर, इन सभी के लिए देखो हाइट दे रखी है आपको 170 सेंटीमीटर मेल मेंबर के लिए।
अगर फीमेल की बात करें यहाँ पर तो कितना 157 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये कौन सी कैटेगरीज के लिए, आपका जनरल कैटेगरीज के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी और ओबीसी के लिए। एसटी वालों को यहाँ पर क्या है, इसमें कुछ छूट दे रखी है, और कितनी छूट दे रखी है वो हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए चेस्ट की बात करें तो चेस्ट वापस से जो हम लोगों ने पहले देखा होता वो का वही सेम है कि 80 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे मेल मेंबर के लिए चेस्ट होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपांशन होना चाहिए। गर्ल्स के लिए इसकी रिक्वायर्ड नहीं है। हो गया। अब ये रिलैक्सेशन जो आप खुद देख लेना, ठीक है, इसमें हम लोग आगे नहीं देखेंगे। अच्छा चलिए आगे देखते हैं अभी। ओके नेक्स्ट में आ जाइए, ठीक है। अच्छा देखो एग्जामिनेशन सेंटर आपके अलग अलग सिटीज में रखे गए। आपके एग्जामिनेशन सेंटर क्या रखे गए, देखो न्यू दिल्ली है, हैदराबाद है, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर और पालीपुरा में। इसका मतलब सीधा सा ये है कि एमपी में अभी एक भी सेंटर नहीं है किसका, आपका सीआरपीएफ का, ठीक है। तो एमपी में अभी कोई सीआरपीएफ का सेंटर नहीं रखा गया है, इसलिए आपको न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, तो आपके नियर बाई में जो सेंटर पड़ते हैं आप वहाँ का आवेदन करें, ठीक है। अच्छा एग्जामिनेशन फीस की बात कर लेते हैं। देखो एग्जामिनेशन फीस आपकी कितनी लगेगी इसके लिए, तो आपको दे रखा है यहाँ पे कि मेल मेंबर के लिए कितनी दे रखी है। अच्छा सर थोड़ा सा ऊपर किया जाए। देखिए मेल मेंबर की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो मेल मेंबर के लिए दिया गया आपको यहाँ पर जो टोटल आपकी फीस की बात करते हैं, तो देखो मेल कैंडिडेट फॉर बिलोंगिंग टू अनरिजर्व, मतलब आपका अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इन 3 कैटेगरीज के लिए आपको यहाँ पर कितना दे रखा आपको यहाँ पे, तो इनके लिए दे रखा आपका 200 रुपये जो रहेगी आपकी यहाँ पर फीस रहेगी। और 21 पोस्ट के लिए कहा गया आपको यहाँ पे ग्रुप बी के लिए, और 100 रुपीज़ आपको यहाँ पर क्या है आपका ओनली और ग्रुप सी। तो आप अगर बी ग्रुप के लिए अगर एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका टोटल फीस जो रहेगी आपको 200 रुपये लगेगी। किस कौन सी कैटेगरी, जनरल वालों के लिए है, आपका ईडब्ल्यूएस वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए। साथ में अगर आप लोग सी ग्रुप के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपका कितना रहेगा, आपका 100 रुपीज़ चार्जेस किए जाएंगे, ठीक। ओके अब देखिए आगे हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। तो देखिए अब ऐसे कैंडिडेट जो कि आपका शेड्यूल कास्ट, एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए क्या है, यहाँ पर कोई फीस नहीं देना है। मतलब गर्ल्स के लिए सबसे पहली बात ये हो रही है यहाँ पर कि गर्ल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भराए जा रहे हैं, तो गर्ल्स के लिए कोई फीस देने की जरूरत नहीं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। क्लियर है। तो गर्ल्स के लिए पूरा फ्री है। एससी और एसटी वालों के लिए क्या है, टोटली आपका फ्री है, ठीक। ओके अब नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर दे रखे, देखो आपको जो है फीस में भी सेंड थ्रू द इंडियन पोस्टल ऑर्डर एंड बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। तो आपके यहाँ पे जो फीस दे रखी है वो जो आप फीस आपको सेंड करना है कैसे, इंडियन पोस्ट के थ्रू आप लोग को सेंड करनी है, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा आपका यहाँ पे नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, देखो अब देखो आपको यहाँ पे कहाँ पे फीस पे करनी है, तो आपको इंडियन पोस्ट के थ्रू, आपको बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, किन के फेवर में, डीआईजीपी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ भोपाल में आपको यहाँ पे से क्या रहेगी, इस फीस का जो रहेगा आपका यहाँ पे सबमिशन करना है आपको यहाँ पे पोस्टल के थ्रू या फिर आपका बैंक ड्राफ्ट के थ्रू। हो गया। ओके नेक्स्ट में आ जाते, देखिए नेक्स्ट में क्या दे रखा है। ओके नेक्स्ट वाले पे आ जाओ थोड़ा जल्दी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अच्छा हाउ टू अप्लाई। अच्छा अप्लाई करने के लिए देखिए आपको ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे कि आप कैसे फॉर्म भरेंगे। तो पहली बात ही यहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म 20 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लास्ट जो डेट है आपकी 31/8/2020 को लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। सारे लोगों को क्लियर हो गई है, ठीक है। अब जो भी इसमें आपके फॉर्म भराने में जो भी आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायर्ड है, आप आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं और साथ में क्या करें, आपका फॉर्म को फिल करें। अच्छा आगे देखते हैं। देखिए अच्छा सीधी सी बात देखो, अच्छा कुछ बच्चों को ये क्लियर नहीं हो रहा है कि अच्छा बैंक में ऑनलाइन डिमांड ड्राफ्ट कैसे। तो सीधी सी बात, जो चालान हम लोग भरते हैं वो चालान की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। कोई नई बात नहीं, चालान की बात हो रही है, ठीक है। ओके ओके चलिए आगे चलते हैं। देखिए अच्छा फिजिकल प्रोफेंसी टेस्ट, अच्छा एक और है नेक्स्ट में आ जाइए। देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है आपका यहाँ पर, इसका भी आपको यहाँ पर एक एग्जाम देना है, ठीक है। पर ये बाद में होगा, इससे पहले हम लोग एक और देख ले आपका सेकंड स्टेज वाली, और वो बात और कर ले। सेकंड स्टेज में क्या दे रखा आपका यहाँ पे, तो रिटर्न एग्जामिनेशन दे रखा है। तो रिटर्न एग्जामिनेशन में देखो क्या दिएगा, पीएसटी और पीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी इशूड एडमिट कार्ड फॉर रिटर्न एग्जाम। तो देखिए जिन लोगों के आपके यहाँ पर फिजिकल टेस्ट या फिर पीएसटी, ठीक है, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर रनिंग की बात करें, लॉन्ग जंप की और हाई जंप की बात करें, अगर ये क्लियर हो जाता है आपका, तो आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड के थ्रू रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न एग्जाम में हमारे पास क्या टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे।
100 क्वेश्चन के साथ में ये कहा गया आपको यहाँ पे कि हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होना है। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, टोटल आपके 100 क्वेश्चन और 100 ही मार्क्स हो जाएंगे। क्लियर है। अब टोटल टाइम आपको कितना दे रखा आपको यहाँ पे, तो टोटल टाइम दे रखा आपको 2 आवर्स। ठीक है, देखो देयर विल बी ओनली 1 पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चन ईच कैरिंग 0-1 मतलब 1 मार्क्स, तो टोटल 100 मार्क्स हो गए आपके। 2 घंटे का आपको टाइम दे रखा है। ठीक है, तो पार्ट ए की अगर हम लोग बात करते हैं, पार्ट ए में क्या दिया गया, देखिए पार्ट ए में आ जाइए। ओके, देखो पार्ट ए में क्या दिया गया है, देखिए पार्ट ए जो दे रखा है आपको 50 मार्क्स का पार्ट ए दे रखा है, 50 मार्क्स में पार्ट ए में क्या क्या दे रखा है। देखो सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो पहला जो सब्जेक्ट दिया रखा आपका है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके। 10 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। सेकेंड है आपका यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, और वो जो रहेगा आपका 10 क्वेश्चन रहेंगे और 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या फिर मैथ्स की बात करें तो 15 क्वेश्चन होने हैं आपके, और हर एक क्वेश्चन कितने का रहेगा आपका, 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक, आगे बस। और नेक्स्ट अगर एक लास्ट आपका यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का आपका यहाँ पे ऑप्शनल है, चाहे तो आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं। टोटल आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स रहेगा आपका, 1 मार्क्स रहना है। ठीक, ये हो गया हमारे पास किसके लिए, आपका पार्ट फर्स्ट के लिए 50 क्वेश्चन हो गए आपके 50 मार्क्स के। ठीक, पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में क्या दे रखा है हम लोग को, अगर पार्ट बी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो पार्ट बी में हम लोग को दिया गया है, देखिए ये पार्ट ए की बात हो रही है। देखिए पार्ट बी की जो बात है, अच्छा एक और है आपका यहाँ पे, जो एग्जामिनेशन का लेवल रहेगा वो क्या रहेगा आपका यहाँ पर, वो रहेगा आपका 10th लेवल। ठीक है, कुछ पोस्ट को जो आपको ग्रेजुएशन लेवल के उन पोस्ट को छोड़कर बाकी सभी के लिए जो रहेगा आपका यहाँ पे 10th और 12th के रेस्पेक्ट में आपका यहाँ पे जो भी सिलेबस रहेगा। ठीक है, मतलब उससे हायर लेवल का आपको सिलेबस नहीं होना है। ठीक है, चलो क्लियर है। पार्ट बी की बात कर लेते। देखो पार्ट बी में हम लोग को यहाँ पर क्या दे रखा है आपका यहाँ पे कि क्वेश्चंस विल बी ऑफ कंसर्न प्रोफेशन ऑफ द ट्रेड। तो 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके हर एक मार्क्स के। तो जो जिस ट्रेड से रहेंगे आपको 50 क्वेश्चन उसी ट्रेड के आएंगे। मान लीजिए आपने जिस किसी भी आपका यहाँ पे रेडियोग्राफर से भरा है तो आपको 50 क्वेश्चन रेडियोग्राफर के रहेंगे। ये आपका कॉमन नहीं है, ये सबके लिए डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज कुछ रखा गया, उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा आपका सिलेक्शन रहेगा। देखिए ठीक है, ये बात सारे लोगों को आई थिंक क्लियर हो गई होगी। तो पार्ट ए जो है कॉमन है सभी के लिए, पार्ट बी जो है आपका यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे में रहेंगे और बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है, अच्छा माइनस मार्किंग की बात और कर लेते हैं। अगर माइनस मार्किंग की बात करेंगे आप लोग तो 1/4 क्या रहेगी इसमें, माइनस मार्किंग रहेगी। 1/4 की माइनस मार्किंग रहेगी। इसका मतलब ये है कि अगर ओके 1 मिनट है ना, आई थिंक सो ओके 1/4 की क्या रहेगी इसमें माइनस मार्किंग रहेगी। चलिए आगे बढ़ते। देखो आगे क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, पूरे डिटेल हम लोग देख रहे हैं। देखिए ओके, देखिए अगर आगे बात हम करता हूँ यहाँ पे तो ये दे रखा है। देखिए इट इज मैंडेटरी टू क्वालिफाई इन रिटन एग्जामिनेशन एज वेल एज इन द ट्रेड टेस्ट फॉर ट्रेड। देखो आपको ये कहा गया है कि आप जो रिटन एग्जामिनेशन हो रहा है सबके लिए कॉमन, वो आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। साथ में आपका ट्रेड टेस्ट होना वो भी आपको सेपरेटली क्या है क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ हम लोग को जरूरी है। ठीक है, अच्छा ट्रेड का जो टेस्ट रहेगा आपको 20 मार्क्स आपका क्या रहेंगे इसमें क्वालिफाइंग रहेंगे। 20 मार्क्स अगर लेके आते 50 में तो आप क्या माने जाएंगे, क्वालिफाइंग माने जाएंगे। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट में आपका क्या है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होना है, ये चीज़ आपको अलग अलग। ठीक, कट ऑफ मार्क्स अलग अलग रखा गया सभी के लिए, वो आप खुद भी देख सकते हैं। ओके आगे और अच्छा मेडिकल गाइडलाइंस में ये दे रखा है आपको मेडिकली क्या होना चाहिए, फिट होने चाहिए। मेडिकल फिट होने के लिए आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होना जरूरी है। ठीक है, आपकी आंखें आपकी आईज वो हमेशा चेक कीजिए, 6/12 की आपकी आईज होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा बाकी और भी आपको यहाँ पे दे रखा है, जैसे आपको जो है बॉडी के ऊपर क्या आपका यहाँ पे, अच्छा एक और भी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो भी आपके यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट है अगर वो इस फॉर्म के लिए आपको फील कर रहे हैं तो वो राइट नाउ अभी प्रेग्नेंट नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स जब भी उनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा उस समय उनकी प्रेगनेंसी टेस्ट क्या होनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। अगर आप अभी प्रेग्नेंट है तो आपको ये हिदायत दी जाती है कि आप इस टेस्ट को या फिर आप इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म न डालें। ठीक है, अगर आप प्रेग्नेंट है तो। ठीक, ओके तो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मेडिकल जो भी आपका रहेगा उस समय। ठीक है, अच्छा जो टैटूज है, टैटूज
अलाउ नहीं है। टेटूज केवल कौन से, जो आपके यहाँ पे से रिलीजियस से रिलेटेड, जो आपका पहले जो ट्रेडिशनल टेटूज है उनको आपको यहाँ पे से अलाउ किया गया है। बाकी आपको यहाँ पे जो भी आपके टेटूज है उनको यहाँ पे से अलाउ नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास में, ये टोटल इन्फॉर्मेशन आ चुकी है आपके पास। ठीक है, ओके। अब और क्या है हमारे पास में, यहाँ पे लास्ट में और देख लेते हैं। देखिए ये जो है आपको यहाँ पे हियरिंग, आपको यहाँ पे से आपको सही से दिखाई देना, आपको सुनना, ठीक, कलर विजन, ये सारी आपकी जो भी आपके यहाँ से मेडिकल फिट है वो आपके यहाँ पे से आप मेडिकली एक तरह से फिट होने चाहिए। हो गया, चलिए ठीक है। तो बाकी हमारे पास आज जो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन शेयर की आपके यहाँ पे, तो वो क्या है, आपको यहाँ पे टोटली सीआरपीएफ के बारे में मैंने अभी इन्फॉर्मेशन शेयर करी गई। अगर आपको यहाँ पे कोई और डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। पर मेरा सारे लोगों से ये कहना है कि यार देखो, एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो तैयारी करो यार। मैक्सिमम बच्चे कहते हैं कि हमारे तो यार जॉब नहीं लगी, ये नहीं लगा, ये ठीक है, इस तरह की बहुत सारी बहुत सारी चीज़ें बातें करते हैं। आप तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, भगवान का शुक्र है, ठीक है, आपकी मेहनत रंग लाएगी। और अगर आप लोग थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करोगे तो आप ज़रूर क्वालिफाई हो पाओगे। तो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, आप तैयारी करो, ठीक है। गुरुकुल एकेडमी आपके साथ है हमेशा, टाइम टू टाइम पे जब भी कोई वैकेंसी आती है तो हम लोग हमेशा आपको नोटिफाई करने के लिए वीडियोस लेके आते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, कुछ नई वैकेंसीज की जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है, बाय। जय हिंद, जय भारत।